बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज हम चैप्टर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इन ए ट्रांजिस्टर द बेस इज थिन लाइटली डोप्ड एंड द कलेक्टर इज लार्ज इन साइज। एक ट्रांजिस्टर में जो बेस होता है, ट्रांजिस्टर में बेसिकली तीन हमारे पास होते हैं, इमिटर, बेस और कलेक्टर। ये तीन टर्मिनल्स होते हैं ट्रांजिस्टर के। तो उसमें पार्ट ए में बताना है कि जो बेस है वो थिन होता है और लाइटली डोप्ड है, और जो कलेक्टर है वो लार्ज इन साइज क्यों होता है। तो बेस इज थिन लाइटली डोप्ड। पहले हम ए ऑप्शन इसका सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली साइज ऑफ द बेस रीजन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज लेस देन द इमिटर एज वेल एज द कलेक्टर। जो बेस का साइन हमारे पास होता है, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, उसमें जो बेस है वो हमारे पास स्मॉल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि इमिटर और कलेक्टर दोनों की निस्बत उसका जो साइज है वो छोटा होता है। इट इज लेस देन इमिटर एज वेल एज कलेक्टर। द साइज ऑफ द बेस इज ऑलवेज केप्ट स्मॉल सो दैट लार्ज कैरियर्स coming from the emitter and entering base will not recombine in the base region and will be directed towards the collector region। ये यहाँ पे चार्ज कैरियर्स आएगा कि जो साइज बेस का हमेशा स्मॉल इस वजह से रखा जाता है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं जो कि इमिटर से आ रहे हैं, चाहे वो एनपीएन है या पीएनपी है, इमिटर की तरफ से बेस की तरफ आ रहे हैं और वो बेस में इंटर हो रहे हैं, वो रिकम्बाइन ना हो जाए बेस में, एंड विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कलेक्टर रीजन, और वो किस तरफ चले जाएं, कलेक्टर रीजन की तरफ चले जाएं। द डोपिंग इंटेंसिटी ऑफ बेस इज आल्सो लेस देन इमिटर एंड कलेक्टर फॉर द सेम रीजन मेंशन्ड अबव, कि जो बेस कलेक्टर की जो बेस की हमारे पास डोपिंग इंटेंसिटी है वो भी इसी वजह से कम रखी जाती है इमिटर की निस्बत और कलेक्टर की निस्बत, ताकि यहाँ से जो चार्ज कैरियर्स एमिटर से बेस की तरफ आ रहे हैं वो बेस में रिकम्बाइन ना हो। इसके बाद बी ऑप्शन था कि द कलेक्टर इज लार्ज इन साइज। कलेक्टर का साइज लार्ज क्यों होता है? तो कलेक्टर टर्मिनल इज मॉडरेटली डोप्ड एंड द साइज ऑफ द कलेक्टर रीजन इज slightly more than emitter region because all the charge carriers coming from the emitter recombine at base and heat is released in this process। कि एमिटर की तरफ से जो चार्ज कैरियर्स आ रहे होते हैं वो बेस में एंटर होते हैं, तो बेस में रिकम्बाइन होते हैं और वहां पे इस प्रोसेस में काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है। थस इट इज नेसेसरी फॉर द कलेक्टर टर्मिनल टू बी लार्ज एनफ सो दैट इट कैन डेसिपेट द हीट एंड द डिवाइस में नॉट बर्न आउट। तो जो कलेक्टर है उसका साइज बड़ा रखा जाता है ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये उसको डेसिपेट कर दे और जो डिवाइस है यानी कि ट्रांजिस्टर है वो जो है जल ना जाए। तो इमिटर की तरफ से बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं, वो मूव करते हैं, तो बेस की तरफ तो वो एंटर होते नहीं, तो सारे के सारे वो कलेक्टर में चले जाते हैं, इस वजह से कलेक्टर का साइज बड़ा रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द बेस करंट इज वीक एज कंपेयर टू कलेक्टर करंट। बेस करंट आई बी कलेक्टर करंट आई सी की निस्बत कम क्यों होता है, वीक क्यों होता है? तो बेसिकली द बेस इज थिन एंड लाइटली डोप्ड। जो बेस होता है वो थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है। ये हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में इसको डिफाइन किया था कि क्यों होता है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम इमिटर टू बेस ड्यू टू फॉरवर्ड बायस, द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज लेस एंड फर्दर द बेस इज वेरी थिन सो कैन नॉट अकोमोडेट द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि एक तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, जो होल्स जो हैं वो एमिटर से बेस की तरफ जाते हैं, तो फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो रिकम्बिनेशन है वो बहुत कम होता है बेस के थिन होने की वजह से। तो इस वजह से वो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे नहीं हो पाते। अगर इस तरफ से इलेक्ट्रॉन इमिटर से बेस की तरफ जा रहे हैं तो बेस थिन होने की वजह से यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बेस में आते हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स इमिटर की तरफ चले जाते हैं। ये डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो दिखाया भी गया है और ये जो साइन दिखाया गया है तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और होल का जो रिकम्बिनेशन है वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो लेकिन
बेस को इस थिन रखने की वजह से यहाँ पे जो रिकम्बिनेशन है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का वो बहुत कम होता है. These electrons from the base are attracted either towards the collector due to collector voltage and some of electrons from the base attached towards the base voltage. कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से बेस में एंटर होते हैं तो बेस एक तो थिन है तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स इमीटर की तरफ चले जाते हैं. एज द कलेक्टर वोल्टेज कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं. एज द कलेक्टर वोल्टेज इज ग्रेटर देन बेस वोल्टेज. जो कलेक्टर वोल्टेज होती है, हाई बैटरी यूज की जाती है, कलेक्टर आईसी हमारे पास बेस वोल्टेज की निस्बत कलेक्टर वोल्टेज ज्यादा होती है. Therefore, almost all the electrons are attracted towards the collector. तो इस वजह से ऑलमोस्ट सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं. Hence, the base current is weak as compared to the collector current. तो इस वजह से जो बेस करंट होता है IB वो IC की निस्बत कम होता है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, why the emitter based junction is forward bias and the collector based junction is reverse bias. कि जो emitter based junction है वो forward bias क्यों होता है और collector based junction reverse biased क्यों होता है. तो EB junction हमेशा forward bias होता है. उसकी रीजन क्या है? so that maximum charges are injected through the emitter into the base. जो EB है यानी कि इमीटर और बेस का जो जंक्शन है इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस रखा जाता है. अगर NPN है तो ये P पॉजिटिव N नेगेटिव, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल N की तरफ और पॉजिटिव टर्मिनल P की तरफ रखा जाता है. उसकी रीजन ये है कि पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ, और ये बेसिकली आ गया हमारे पास फॉरवर्ड बायस. तो EB जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस सो दैट मैक्सिमम चार्जेस आर इंजेक्टेड थ्रू द इमीटर इनटू द बेस, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो चार्जेस हैं वो क्या हो, इमीटर से बेस की तरफ इंजेक्ट हो. मिनिमम ऑपोजिशन इज ऑफर्ड इन फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन बाय बैरियर रीजन. तो बैरियर रीजन ये हमारे पास होता है. बैरियर रीजन जो दो हमारे पास N और P के दरमियान में जो रीजन है तो इसको बैरियर रीजन कहते हैं. तो मिनिमम ऑपोजिशन होती है फॉरवर्ड बायस में बैरियर रीजन की वजह से. These charge carriers reach the base which is quieter than lightly doped. तो जहां से जो इमीटर से चार्ज कैरियर्स इमिट होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, वो बेस की तरफ आते हैं और जहां पे लाइटली डोप्ड होते हैं. सो इन ऑर्डर टू मेक करंट गेन लार्जर, अब करंट गेन को लार्ज करने के लिए मोस्ट ऑफ द चार्जेस मस्ट बी रिसीव्ड एट द कलेक्टर. तो ज्यादातर चार्जेस कहाँ पे जाने चाहिए, कलेक्टर की तरफ जाने चाहिए. दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द CB जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस्ड. तो ये कब पॉसिबल होगा, जब CB यानी कि कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस्ड होगा. तो इसी वजह से CB जंक्शन यानी कि P और N नेगेटिव साइन पॉजिटिव के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव साइन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास रिवर्स बायस आ गया. तो इस वजह से EB जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और BC जंक्शन रिवर्स बायस है या CB जंक्शन रिवर्स बायस है. Hence, most of the charges that are injected in the base through forward bias configuration are received by collector through reversed bias configuration. कि जो ज्यादातर चार्जेस इंजेक्ट हुए बेस से फॉरवर्ड बायस रीजन के फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो कलेक्टर में रिसीव होते हैं रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. दिस इज द रीजन दैट इन अ ट्रांजिस्टर EB जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड CB जंक्शन इज रिवर्स बायस. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर वर्क्स. NPN और PNP ट्रांजिस्टर काम कैसे करते हैं. तो NPN ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है, इन NPN ट्रांजिस्टर द P टाइप मटेरियल इज सैंडविच बिटवीन टू N टाइप मटेरियल्स. एंड जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसमें P टाइप मटेरियल सैंडविच होता है दो N टाइप मटेरियल्स के दरमियान, यानी कि यहाँ पे भी N होगा, यहाँ पे भी N होगा और यहाँ पे P होगा. जबकि PNP ट्रांजिस्टर में जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, N terminal is sandwiched between two P type materials. दो P type material के दरमियान N टाइप का एक सैंडविच होता है. In this transistor, the holes are majority charge carriers. इसमें NPN में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और PNP ट्रांजिस्टर में जो हमारे पास होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. ये बेसिकली N जो है वो दो P के दरमियान ये एक सैंडविच सा बन जाता है. तो इस वजह से PNP या NPN ट्रांजिस्टर हमारे पास दो किस्म के होते हैं. अब ये वर्क कैसे करते हैं, तो ट्रांजिस्टर हैज टू जंक्शंस. ट्रांजिस्टर के दो जंक्शन होते हैं, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं.
emitter based junction and collector based junction, EB junction or CB junction. For normal operation, the emitter based junction is forward biased, where the collector based junction is reverse biased. कि नॉर्मल ऑपरेशन के लिए जो EB जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस रखा जाता है और CB जंक्शन को रिवर्स बायस रखा जाता है. As the EB junction is forward biased, so it offers lower resistance to flow of charges emitted by emitter to base. EB जंक्शन जो है emitter based junction वो फॉरवर्ड बायस होता है, तो इस वजह से लो रेजिस्टेंस होती है कि वो जो चार्जेस हैं वो इमिटर से बेस की तरफ जा सकें, यानी कि इजीली जो इमिटर से इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हैं वो बेस की तरफ चले जाते हैं. The CB junction is reverse biased. CB junction को रिवर्स रखा जाता है. So no current can flow from collector to base. तो कलेक्टर से बेस की तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाता. However, the current flow from base to collector, बेस से कलेक्टर की तरफ करंट फ्लो करता है. Now it is slipped down the potential hill. A few charges from the base move towards the base voltage as the base current, which is very small as compared to the collector current, that is current is amplified. कि जो यहाँ से हमारे पास करंट आ रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं, इमिटर से बेस की तरफ जाते हैं तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ या होल्स बेस की तरफ जाते हैं, ज्यादातर कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं. तो फॉरवर्ड बायस इसको रखा जाता है EB जंक्शन को, और CB जंक्शन को हम रिवर्स बायस रखते हैं. यहाँ से जितने भी हमारे पास चार्जेस होते हैं वो बेस की तरफ नहीं जाते, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वो कलेक्टर की तरफ मूव कर जाते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है, तो हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करते हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए पेयर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद द पेंटावैलेट इम्प्योरिटी. पेंटावैलेट से मुराद यानी कि फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट से जो सेमीकंडक्टर के साथ डोपिंग होती है तो उसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. और जब ट्राइवैलेंट यानी कि थर्ड ग्रुप के एलिमेंट से जब डोपिंग की जाती है एक पेयर सेमीकंडक्टर की, तो उस वक्त जो हमें सेमीकंडक्टर हासिल होता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. एन टाइप सेमीकंडक्टर दी इलेक्ट्रॉन्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स दी होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. पी टाइप में हमारे पास होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. एन फॉर नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और दूसरा जो पी टाइप होते हैं इनमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. अब एन टाइप में अगर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे होल्स मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, और पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे. फोर्थ पॉइंट है, द करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे तो इस वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगा. और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो थे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, सेकंड पॉइंट में हमने लिखा था, तो इस वजह से करंट जो फ्लो करेगा वो होल्स की वजह से फ्लो करेगा. फिफ्थ पॉइंट है, इम्प्योरिटी एटम्स विच कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स टू द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड डोनर एटम्स. वो इम्प्योरिटी एटम्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ टू द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड डोनर एटम, उनको डोनर एटम्स का नाम दिया जाता है. द इम्प्योरिटी एटम्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड आर कॉल्ड एक्सेप्टर एटम्स. ये एक्सेप्ट करते हैं इम्प्योरिटी एटम्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो इस वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को एक्सेप्टर एटम, वैलेंस बैंड तो इनको एक्सेप्टर एटम्स कहा जाता है, और एन टाइप में जो थे उनको डोनर एटम्स कहा जाता था. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ होल्स बट स्टिल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. व्हाई? पी टाइप सेमीकंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसकी रीजन क्या है? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज क्रिएटेड व्हेन ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स आर यूज्ड टू डोप पेयर सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम. पी टाइप सेमीकंडक्टर तब क्रिएट होता है जब एक ट्राइवैलेंट एलिमेंट यानी कि थर्ड ग्रुप से कोई भी एलिमेंट उसको हम डोप करते हैं पेयर सेमीकंडक्टर के साथ. तो जैसा कि पेयर सेमीकंडक्टर हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम है और थर्ड ग्रुप से एल्यूमिनियम सपोज कर लेते हैं. व्हेन ए ट्राइवैलेंट एटम टेक्स द प्लेस ऑफ ए सिलिकॉन एटम,
3 of its electrons bond with 3 neighboring Si atoms। कि अगर हमारे पास ये एक सिलिकॉन है और ये सपोज कर लेते हैं एल्यूमिनियम है, तो इसके ये 3 जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने नेबरिंग सिलिकॉन के एटम्स के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं था तो यहाँ पे होल रह गया है। दिस क्रिएट अ होल, हेंस लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर प्रेजेंट बट स्टिल इट इज न्यूट्रल। अब ये एक हमारे पास था अगर एल्यूमिनियम, तो बाकी भी जब ये डोपिंग होती है लार्ज नंबर ऑफ होल्स इसी तरह के स्ट्रक्चर में क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये न्यूट्रल रहता है। तो इसकी रीजन क्या है? बिकॉज इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर ईच एंड एवरी एटम इज न्यूट्रल। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो एटम्स होते हैं हर एक एटम न्यूट्रल है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेमीकंडक्टर में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल होंगे, हेंस देयर इज नो नेट चार्ज ऑन द पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड हेंस इट इज न्यूट्रल। तो इस वजह से नेट चार्ज पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कोई भी नहीं होगा, इस वजह से ये न्यूट्रल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, Why CE configuration is widely used in amplifier circuit? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज्यादातर एम्पलीफायर में यूज की जाती है, एम्पलीफायर सर्किट में। तो इसकी रीजन क्या है? सबसे पहले आपको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दूं कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे भी ये एमिटर, बेस और कलेक्टर है। तो ये बेसिकली ये जो टी शेप बनी होती है ये बेस होता है, ये जो एरो जिस पे लगा होता है वो हमारे पास एमिटर होता है, और जिसके ऊपर कोई भी साइन नहीं होता तो वो हमारे पास कलेक्टर होता है। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो हम ट्रांजिस्टर में एरो लगाते हैं एमिटर का वो इनसाइड होता है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो ट्रांजिस्टर का एरो डिनोट किया जाता है वो आउटसाइड किया जाता है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के सिंबल्स में। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि जो एमिटर है उसको कॉमन कर दिया जाए बेस और कलेक्टर के साथ। ये बेस था और ये कलेक्टर था, तो इसको एमिटर के साथ कॉमन कर दिया जाए, यानी कि ये एमिटर को कॉमन लेके उसको एज ए इनपुट भी यूज किया और एज ए आउटपुट भी यूज किया। यहां पर भी आप एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी देख सकते हैं। तो व्हेन एन एमिटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स देन इट इज कॉल्ड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। जब एमिटर दोनों साइड्स पे इनपुट के तौर पे भी और आउटपुट के तौर पे भी यूज हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। इन सीई कॉन्फ़िगरेशन द बेस एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस व्हाइल बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। सीई कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो बेस एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है वो फॉरवर्ड बायस होती है, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस होती है। ये बेसिकली हम बैटरी की पोलैरिटी की मदद से इसको सेट करते हैं कि इसको फॉरवर्ड बायस रखना है या रिवर्स बायस रखना है। फॉरवर्ड बायस तब होती है जब पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से अटैच हो, और रिवर्स बायस तब होती है जब पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से अटैच हो। तो a transistor in common emitter configuration is preferred because its current and voltage gains are high and power gain is the highest as compared to the other two configuration, that is common base configuration and common emitter configuration। यानी कि ट्रांजिस्टर जो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में उसको प्रेफर किया जाता है। उसकी रीजन क्या है कि जो करंट और वोल्टेज गेन है वो हाई होती है और जो पावर गेन है वो हाईएस्ट होती है बाकी दो कॉन्फ़िगरेशन की निस्बत, यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की निस्बत और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की निस्बत। जहां पे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपने सही कर लेनी है। ठीक है, कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन और करंट गेन हाई होता है और जो पावर गेन है वो भी हाईएस्ट होती है कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की निस्बत। तो इस वजह से जो सीई कॉन्फ़िगरेशन है वो वाइडली यूज की जाती है एम्पलीफायर सर्किट में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड करंट एम्पलीफिकेशन डिवाइस। ट्रांजिस्टर को करंट एम्पलीफिकेशन डिवाइस क्यों कहते हैं? तो बेसिकली ट्रांजिस्टर इज अ करंट एम्पलीफाइंग डिवाइस। जो करंट ट्रांजिस्टर है वो करंट एम्पलीफाइंग डिवाइस है, यानी कि करंट को एम्पलीफाई कर देता है। इट कन्वर्ट्स लो एसी सिग्नल्स टू हाई एसी सिग्नल्स। ये लो एसी सिग्नल्स को हाई एसी सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अगर लो एसी सिग्नल्स आ रहे हैं और दरमियान में हम ट्रांजिस्टर लगा देते हैं जो एक एम्पलीफायर के तौर पे काम करेगा, एम्पलीफिकेशन डिवाइस के तौर पे काम करेगा, तो वो सिग्नल्स को हाई कर देगा।
To use the transistor as amplifier, the CE configuration is used in which the emitter is earthed. ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पर यूज करने के लिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाती है जिसमें एमिटर को अर्थ कर दिया जाता है। इसकी जो डायग्राम है वो आप पिछली क्वेश्चन में देख भी सकते हैं कि वहां पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो एमिटर था उसको अर्थ किया गया था। अ स्मॉल चेंज इन इनपुट कॉजेज अ लार्ज इन आउटपुट। छोटी सी भी चेंज इनपुट में वो काफी लार्ज आउटपुट में चेंज लाती है। इफ बीटा इज द करंट गेन देन बीटा आई बी इक्वल टू आई सी। अगर बीटा करंट गेन हो तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बीटा आई बी इक्वल टू आई सी बनेगी। व्हेन बीटा इज 100 द चेंज इन आई सी विल 100 टाइम्स देन आई बी। कि बीटा अगर हमारे पास 100 हो तो जो आई सी में चेंज आएगा वो 100 टाइम्स ग्रेटर होगा आई बी की निस्बत। हेंस स्मॉल चेंज इन आई बी काजेज लार्ज चेंज इन आई सी। को जो बेस करंट में थोड़ी सी भी चेंज होगी उसकी वजह से कलेक्टर करंट में काफी बड़ी चेंजिंग आएगी। हेंस ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। A doped semiconductor has 10 power 10 silicon atoms and 10 trivalent atoms. एक डोप्ड सेमीकंडक्टर है जिसमें 10 पावर 10 सिलिकॉन एटम्स हैं और 10 ट्राइवेलेंट एटम्स हैं। इफ द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर देयर इनसाइड द सेमीकंडक्टर। तो कितने हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होंगे सेमीकंडक्टर में। तो इसका आंसर बेसिकली व्हेन 10 ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोप्ड इन 10 पावर 10 सिलिकॉन एटम्स देयर विल बी 10 होल्स जनरेटेड बाय दिस डोपिंग व्हाइल नो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स विल बी जनरेटेड एंड द मटेरियल विल रिमेन न्यूट्रल। कि जब 10 ट्राइवेलेंट एटम्स डोप्ड करते हैं 10 पावर 10 सिलिकॉन एटम्स के साथ तो वहां पे 10 होल्स जनरेट होंगे इस डोपिंग से और फर्दर electrons will be generated and the material will remain neutral and while no further electrons, यानी कि उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होंगे और जो मटेरियल होगा वो न्यूट्रल रहेगा। ये मटेरियल क्यों न्यूट्रल रहता है ये भी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। However, at 25 degree centigrade due to thermal effect, some electrons will break away from their covalent bond and can reach the conduction band to become a free carrier, leaving a hole in the valence band. लेकिन जब अब क्या बात की जा रही है कि अगर टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो थर्मल इफेक्ट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक कर जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाते हैं टू बिकम अ फ्री कैरियर। तो जब वो फ्री कैरियर बन जाते हैं तो पीछे क्या रह जाता है, होल रह जाता है वैलेंस बैंड में। There is no such formula to calculate exactly the number of free electrons and holes inside the semiconductor at a given temperature. हमारे पास प्रॉपर कोई फार्मूला नहीं है जिसके जरिए से एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जो कि सेमीकंडक्टर में मौजूद होंगे गिवन टेम्परेचर पे। इन द प्रेजेंट केस वी कैन से दैट 10 होल्स विल बी मोर इन नंबर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। के इस केस में हम ये कह सकते हैं कि 10 होल्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत। तो यहां तक हमारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। मजीद किसी भी क्लास का, किसी भी चैप्टर का कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज या कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।